भारतीय विद्या एकेडमी में आप सभी छात्रों का स्वागत है। ये हमारा पहला सीरीज है। ये क्विज सीरीज होगा। हम सभी विषयों का क्रमवार तरीके से क्विज प्रारंभ करेंगे। हमारे क्लासेस की जानकारी आपको इस प्रकार से मिल जाएगी। क्विज फर्स्ट, पॉलिटी, प्रस्तावना। प्रस्तावना का ये पहला सीरीज। जितने भी टॉपिक्स हैं, सभी टॉपिक्स का क्रमवार तरीके से हम क्विज लाएंगे। ये क्विज का पहला सीरीज है, पॉलिटी, प्रस्तावना। पहला सवाल है हमारा, 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। अब इस प्रश्न को बनाने के लिए सबसे पहले हमें प्रस्तावना की जानकारी होनी चाहिए। अगर इस प्रश्न को हम देखें तो प्रश्न में कहा गया है 26 जनवरी 1950 को, यानी कि जब हमारा संविधान बन करके लागू हुआ, लागू होने की तारीख से हमारे संविधान में प्रस्तावना में, ये प्रश्न प्रस्तावना से है, प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द मौजूद थे, इसी के बारे में इस प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो अगर इस प्रश्न को देखें तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर सी ऑप्शन को आप देखेंगे, यहां पे एक शब्द है पंथ निरपेक्ष, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। उसमें ये जो शब्द है पंथ निरपेक्ष, ये शब्द हमारे मूल संविधान में नहीं था, इसे बाद में जोड़ा गया। उसी प्रकार से चौथे ऑप्शन में अगर हम लोग देखें, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, ये दो शब्द 26 जनवरी 1950 में हमारे संविधान की प्रस्तावना में नहीं था। अब ये पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, ये शब्द हमारे प्रस्तावना में आया कब? 42वां संवैधानिक संशोधन 1976, यानी कि बाद में इन दोनों शब्दों को हमारे प्रस्तावना में जोड़ा गया था, बाद में जोड़ा गया था। ये दोनों शब्द समाजवाद, पंथ निरपेक्ष। एक और शब्द है जो अखंडता है, यह भी 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा हमारे प्रस्तावना में जोड़ा गया। यानी कि ये ऑप्शन तो मेरा होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। हमारा आंसर लोकतंत्रात्मक गणराज्य हो सकता था, क्योंकि अगर हम लोग परीक्षा का पैटर्न देखें, क्वेश्चन पूछने का पैटर्न के हिसाब से ये लोकतंत्रात्मक गणराज्य आंसर तब होता जब हमारे पास कुछ अन्य अकेले शब्द रहते और वह हमारे प्रस्तावना में नहीं होता। लेकिन यहाँ लोकतंत्रात्मक गणराज्य यहाँ भी है, यहाँ भी। इसके अलावा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये भी उस समय था। यानी कि हमारा जो बड़ा ऑप्शन है वो है हमारा इसलिए हमारा बिल्कुल सटीक उत्तर क्या होगा? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अब हमें प्रस्तावना पूर्ण रूप से याद होनी चाहिए। ये हमारा प्रस्तावना है, ये प्रस्तावना पूर्ण रूप से याद होनी चाहिए। हमने कहा समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द बाद में जोड़ा गया। बाकी पूरा जो प्रस्तावना है यह 26 जनवरी 1950 को लागू होते वक्त ऐसा ही था। समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 के तहत हमारे प्रस्तावना में जोड़ दिया गया था। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? फिर से वही बात, प्रस्तावना में कौन सा शब्द शामिल नहीं था? मैंने अभी आपको बताया, ये 1976 में 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 के तहत इसे शामिल किया गया है। यानी कि 1975 तक नहीं था, 1976 में आया, वही पूछा जा रहा है। प्रस्तावना में शामिल नहीं था, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? अखंडता।
अब देखिए 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 के बारे में थोड़ा सा जान लें। 42वां संवैधानिक संशोधन 1976, ये वह समय था जब इंदिरा गांधी हमारे देश में प्रधानमंत्री थी, और इस समय प्रस्तावना में 3 नए शब्द समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया। ये तीनों चीज जोड़ा गया था एक कमेटी की सिफारिश पर। कमेटी का नाम था स्वर्ण सिंह कमेटी। इन्हीं की सिफारिश के आधार पर 42वां संवैधानिक संशोधन लाया गया, और इन्हीं के कहने पर उस समय यानी कि 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 में 3 शब्द हमारे प्रस्तावना में जोड़े गए, और मौलिक कर्तव्य को यूएसएसआर यानी कि उस समय सोवियत संघ या रूस के संविधान से प्रेरित होकर के हमारे संविधान में शामिल किया गया। इसके अलावा शिक्षा, जंगल, जीवन, रक्षा, नापतौल यंत्र और न्यायिक प्रशासन, मोस्ट पीबीआई है, याद रखना है, ये सभी हमारे मूल संविधान बनने के बाद ये राज्य सूची का विषय हुआ करता था। अब इन्हें समवर्ती सूची में डाल दिया गया, जिससे समवर्ती सूची के विषयों की संख्या 47 से बढ़कर के 52 हो गया। शिक्षा, जंगल, जीवन की रक्षा, नापतौल यंत्र और न्यायिक प्रशासन, बहुत सारे काम किए गए थे इस संविधान संशोधन के द्वारा। इसीलिए इस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। हमारा अगला सवाल है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। कब किया गया था? अभी मैंने बताया आपको, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इसी को कहा जाता है, 42वां संविधान संशोधन। तो वही प्रश्न था, भारतीय संविधान के उद्देशिका में संशोधन किया गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। एक बात पर बात, प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा किसने कहा है? अब यहाँ है आत्मा। आत्मा का मिलन करवाना है किससे? भगवान से, ठाकुर जी से। तो ठाकुरदास भार्गव जी ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा। हम लोग कहते हैं ना, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना, प्रस्तावना। लेकिन अंबेडकर साहब के अनुसार संविधान की आत्मा आर्टिकल 32 को कहा जाता है। चलिए इसका थोड़ा डिस्कशन हम लोग देख लेते हैं। संविधानविदों ने उद्देशिका को संविधान की आत्मा के समान माना है। संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? उद्देशिका। उद्देशिका अर्थात प्रस्तावना, याद रखना है। संविधान की आत्मा प्रस्तावना या उद्देशिका को कहा जाता है। अब इस प्रस्तावना के बारे में अलग अलग व्यक्ति ने अलग अलग वक्तव्य दिया। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, इन्होंने कहा कि यह जो प्रस्तावना है यह हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। ठीक है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना, ये मोस्ट पीबीआई एग्जाम में पूछा भी गया है, पूछा भी जाता है, आगे भी पूछा जाएगा। अर्नेस्ट बार्कर ने संविधान की कुंजी के रूप में मान्यता दी। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी किसने कहा? अर्नेस्ट बार्कर। ठाकुरदास भार्गव जी ने संविधान की आत्मा कहा है। इसके अलावा के एम मुंशी ने संविधान की जन्म कुंडली कहा है। एकदम नोट डाउन करते हुए चले, स्क्रीनशॉट ले ले, नोट डाउन करते हुए चले। अगला है, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामले में न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह, एकमात्र ऐसे व्यक्ति जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश तीनों रहे हैं, ये वो व्यक्ति हैं। न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह जी ने कहा है कि संविधान की उद्देशिका उन सिद्धांतों का निचोड़ है जिनके आधार पर सरकार को कार्य करना है। यानी कि ये वही आधार है जिनको आधार बना करके सरकार को कार्य करना चाहिए। इसके अलावा अंबेडकर जी ने कहा है ये प्रमुख दस्तावेज है। इतना सारा कथन है, आपको याद रखना है, इससे सवाल पूछे जाते हैं। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? देखिए, दो क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन बनता है कि किस बाद में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, वो है बेरुवारी विवाद। बेरुवारी वाद
1960 का ये मुद्दा है, जिस समय इस केस का सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। लेकिन यही 1973 में केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को बदल दिया और कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, और यदि संसद चाहे तो प्रस्तावना में उसी प्रकार से संशोधन कर सकती है जिस प्रकार से आर्टिकल 368 के आधार पे अन्य किसी भाग पर संसद संशोधन करता है। ठीक है, याद रखिएगा ये बेरुआरी केस। इसके बारे में अगर और जानकारी आप चाहते हैं तो इस स्लाइड से वो जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, गलत कथन चुने। हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। दूसरा ऑप्शन है प्रस्तावना कोर्ट में लागू नहीं होता है। तीसरा ऑप्शन है प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। चौथा ऑप्शन है प्रस्तावना पहली बार 13 दिसंबर 1946 को चर्चा में आया। तो गलत कथन बोला गया है, प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। अभी मैंने कहा कि केशवानंद भारती केस 1973 में कोर्ट ने इस बात को प्रूफ किया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, और आपने यहां दिखा है प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। यानी ये कथन हमारा कथन गलत है, गलत कथन है, और उत्तर हमारा सही है। क्यों? क्योंकि गलत कथन चुने कहा गया था, प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, यानी कि यह कथन हमारा गलत है। प्रस्तावना कोर्ट में लागू नहीं होता है। हाँ बिल्कुल, प्रस्तावना के आधार पे हम कोर्ट में किसी चीज को प्रूफ नहीं कर सकते हैं। संविधान का अंग है लेकिन इसको प्रूफ किया गया है हम किसी चीज को प्रूफ करेंगे संविधान की मूल आर्टिकल्स के आधार पर, और प्रस्तावना किसी आर्टिकल की पूर्ण व्याख्या नहीं है। इसे आधार बना करके हम कोर्ट में किसी चीज को चुनौती नहीं दे सकते, हालांकि यह भी संविधान का अंग है। तो प्रस्तावना कोर्ट में लागू नहीं होता है, ये बात सही है। प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, यह बात भी बिल्कुल सही है, हमने तो किया है। हमने प्रस्तावना में संशोधन किया है। 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 के तहत हमने 3 शब्दों को जोड़ा है, अखंडता, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष। यानी कि ये भी कथन सही है। प्रस्तावना पहली बार 13 दिसंबर 1946 को चर्चा में, हाँ, जब जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा के पटल पर प्रस्तावना की कॉपी को रखा गया तो ये पहली बार चर्चा में आया। सही बात है, यानी हमारा सही उत्तर क्या है, प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। विस्तृत जानकारी आप इस स्लाइड के माध्यम से ले सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, राजनैतिक न्याय, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता, अखंडता का सही क्रम क्या है? ये प्रश्न हम तभी बना सकते हैं जब हमको पूरा पूरा प्रस्तावना याद हो। अब ये पूरा प्रस्तावना हमें याद कैसे होगा? तो इसके लिए आपको प्रस्तावना को लगातार 3 से 4 दिन 5 दिन तक कम से कम एक एक बार 2 से 3 मिनट समय दे करके पढ़ना है, 1 से 2 बार। प्रस्तावना स्वतः आपको याद हो जाएगा। तो याद रखिएगा, हमारा प्रस्तावना इस प्रकार से, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म। आगे हम लोग प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, उसके बाद हमें मिलेगा अखंडता।
यानी कि अगर हम लोग इसको देखेंगे क्रमागत रूप से, तो ये क्रमागत रूप से ही लिखा हुआ है। तो मुझे याद है मैंने इस चीज को कहा, आप भी याद कर सकते हैं। 3 से 4 दिन आप मॉर्निंग में 2 से 3 मिनट समय दीजिए, 4 से 5 दिन में आपको बिल्कुल ये पूर्णतः याद हो जाएगा। तो हमारा इसमें सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा है? तो संप्रभुत्व संपन्न उसी को संप्रभु कहा जाता है। ये तो है सब, ये है संप्रभुत्व को ही संप्रभुत्व। समाजवाद ये है, हम लोगों ने जोड़ा है समाजवाद 42वां संविधान संशोधन। कहीं राष्ट्रनिरपेक्ष नहीं है, जो है वो है धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष। राष्ट्रनिरपेक्ष कहीं नहीं मिलता है। तो जाहिर सी बात है यह हमारे प्रस्तावना में नहीं है। हमारा सही उत्तर है पंथ लोकतंत्रात्मक, लोकतांत्रिक, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, ये भी है, राष्ट्रनिरपेक्ष कहीं नहीं है। अगला प्रश्न है, अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया गया? सिर्फ एक बार। 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा सिर्फ और सिर्फ एक बार किया गया है, जिसमें 3 शब्दों को जोड़ा गया है। आपसे पूछा गया था कितनी बार? एक बार। 3 शब्द, अखंडता, समाजवाद और पंथ निरपेक्ष, सिर्फ एक बार। अगला और लास्ट प्रश्न है हमारा, क्योंकि आज थोड़ा सा छोटा सीरीज है, आगे अगर आप लोगों को पसंद आए तो मैं और भी सीरीज लाऊंगा, हर विषय का लाऊंगा। तो आज सिर्फ हमने 10 ही क्वेश्चन लाया है, आगे और भी क्वेश्चंस आएंगे इसी प्रस्तावना का, क्योंकि प्रस्तावना का ये पहला सीरीज है। 10 नंबर प्रश्न हमारा है, गणतंत्र होता है, गणतंत्र रिपब्लिक किसे कहते हैं? देखिए गणतंत्र 2 तरीके का तंत्र आपको मिलेगा सामान्यतः, एक गणतंत्र, एक राजतंत्र। राजतंत्र वहां होता है जहां राजा का शासन होता है। गणतंत्र उस देश को कहते हैं जहां राजा ना हो करके वहां एक राष्ट्र अध्यक्ष हो, और वह राष्ट्र अध्यक्ष उस देश में चुना जाता हो। हमारे यहाँ राष्ट्र का अध्यक्ष चुना जाता है, लेकिन ब्रिटेन में राष्ट्र का अध्यक्ष जो राजा या रानी होता है उसे चुना नहीं जाता। तो गणतंत्र शब्द का अर्थ है एक ऐसा देश जहां का राष्ट्र अध्यक्ष अर्थात राष्ट्रपति इलेक्शन के माध्यम से चुने जाते हो, वंशानुगत ना हो, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही परिवार से रिलेट ना करता हो। गणतंत्र ऐसा देश होगा जहां राष्ट्र अध्यक्ष चुन करके आते हो, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष चुने जाते हो, उसे कहा जाता है गणतंत्र। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। गणतंत्र एक ऐसा राज्य होता है जहां शासन तंत्र में सैद्धांतिक रूप से देश का सर्वोच्च पद आम जनता का कोई भी व्यक्ति हो सकता है, तथा इसको जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष चुना जाता है। हम लोग अप्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं, हम हमारे द्वारा चुने गए एमपीज और एमएलएज हमारे राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, विधायक भाग लेते हैं, तो चुनते हैं, हमारे प्रतिनिधि चुनते हैं। कोई भी व्यक्ति बन सकता है। द्रौपदी मुर्मू जी अभी बनी हुई है, आपने फोटो भी देखा स्लाइड में, द्रौपदी मुर्मू जी बहुत गरीब फैमिली से थी, आज राष्ट्र अध्यक्ष हैं, बहुत स्ट्रगल रहा है उनका अपने जीवन में। तो हमारा उत्तर क्या हो जाता 10 नंबर प्रश्न का? ऑप्शन डी, यानी कि एक ऐसा देश जहां का राष्ट्र अध्यक्ष चुने जाते हो, वंशानुगत ना हो। हमारा देश में जो गणतंत्रात्मक व्यवस्था है वो फ्रांस के संविधान से लिया गया है। हमने गणतंत्र हासिल कब किया? 26 जनवरी 1950, भारत गणतंत्र। गणतंत्र में राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रमुख होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, वास्तविक हेड नहीं है।
रियल में पावर एंजॉय करता है प्रधानमंत्री। आगे हम लोग देखेंगे ये सब चीजें। तो ये 10 क्वेश्चंस था। आगे बहुत जल्दी ज्योग्राफी मैप, चूंकि वर्ल्ड मैप से मैं प्रारंभ करूंगा, ज्योग्राफी मैप का भी सीरीज आएगा। तो आज यहीं तक, धन्यवाद।